चल, तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर तक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो अच्छे से वो चैप्टर पढ़ो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसका थोड़ा बहुत आप 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर इन पैरेलल, ये सब आप पढ़ के आए होंगे 9th 10th में, ठीक है। ओम्स लो क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो वो सब आप ऊपर ऊपर से वहाँ पढ़े हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक। और बात की जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुक्स में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद आपको कैपेसिटर चैप्टर मिलेगा, तो वो हम अभी उसको नहीं कर रहे हैं, उससे पहले हम करंट पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर में भी हमारे सर्किट्स आते हैं, वहाँ पे रजिस्टर के जैसा एक और एलिमेंट होता है विच इज़ कॉल्ड कैपेसिटर, तो वहाँ पे भी हम यही पढ़ते हैं, कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन पैरेलल, और सर्किट सोल्व करते हैं हम, कितना चार्ज आएगा, कितने टाइम लगेगा, ये सब, ठीक है। तो वो पढ़ना एकदम आसान हो जाएगा जब हम करंट में सर्किट सोल्व कर चुके होंगे, ठीक है। तो इसलिए करंट पहले पढ़ रहे हैं, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कैपेसिटर भी इंपॉर्टेंट है, ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ले दे के जो 12th के चैप्टर्स हैं आपके, इलेक्ट्रोस्टैटिक से आगे आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर, करंट, फिर आएगा मैग्नेटिज्म, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये जो है आपके। मतलब मान के चलो कि 6 से 7 क्वेश्चन इन 3 चैप्टर से आपके आएंगे ही आएंगे, कोई भी एग्जामिनेशन हो, ठीक है। तो अच्छे से इनको समझो, कोई भी डाउट है उसको पूछो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक टर्म जो आपको पता होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, विच इज इलेक्ट्रिक करंट। एक इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, 9th 10th में भी पढ़े होगे आप, क्या डेफिनेशन है एक इलेक्ट्रिक करंट की। तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। एक इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या होता है, सपोज आपके पास एक गिवन एरिया है, ठीक है। तो अगर उस गिवन एरिया से एक साइड से चार्ज दूसरी साइड की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि वहां पे कुछ इलेक्ट्रिक करंट होगा आपका। सो इलेक्ट्रिक करंट पिक्चर में कब आता है, व्हेन देयर इज फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन साइड ऑफ एन एरिया टू द अदर साइड। जब एरिया के एक साइड से दूसरी साइड पे आपके चार्ज ट्रांसफर होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि वहां पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है। तो सपोज आपके पास एक एरिया है ए, ठीक है। उस एरिया से एक साइड से दूसरी साइड क्यू चार्ज ट्रांसफर हो रहा है टी टाइम में, ठीक है। टी टाइम में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, क्यू चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो आप क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कितना आएगा आपका, दैट इज क्यू बाई टी। ये शायद आप 9th 10th में पढ़ चुके होंगे। सो वेन एवर देर इज फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन साइड ऑफ एन एरिया टू द अदर साइड, देन देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एंड दैट करंट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। दूसरी चीज जो आप 9th 10th में वो भी पढ़ चुके होंगे, वो क्या है कि अगर अगर मेरा चार्ज पॉजिटिव है, अगर मेरा चार्ज पॉजिटिव है, सपोज ये मेरा एरिया है, ठीक है, ये सरफेस है जिसका एरिया ए है, यहां पे एक चार्ज है प्लस क्यू, वो प्लस क्यू चार्ज एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जा रहा है आपका, ठीक है, टी टाइम में। तो आप क्या बोलेंगे, करंट कितना होगा आपका, दैट विल बी क्यू डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। दूसरी चीज बात करें डायरेक्शन की, सबको पता है इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी एक डायरेक्शन होती है। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो कन्वेंशनली, शायद ये भी पता होगा आपको, कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन वो सेम ली जाती है एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो जिस डायरेक्शन में आपके पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, या उल्टा बोला जाए, जिस डायरेक्शन में आपके नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी। ये शायद आप 9th 10th में पढ़ चुके होंगे। और बेसिकली इस चैप्टर में हमको डील करना है कंडक्टर्स मतलब मेटल्स के साथ, तो हम मेनली क्या बात करेंगे,
इलेक्ट्रॉन्स का मोशन, क्योंकि हमको पता है कंडक्ट, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब भी हम कंडक्टर को एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करेंगे, मतलब बैटरी से, ठीक है, तो जो करंट फ्लो करेगा दैट विल फ्लो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, क्या उसकी वर्किंग है वो हम आगे देखेंगे, पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, ये आपको आना चाहिए। सो कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। या दूसरे वर्ड्स में बोला जाए कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हम वही लेते हैं जो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की डायरेक्शन होगी। जैसे इस केस में जो मैंने डायग्राम बनाया है, पॉजिटिव चार्ज आपका क्रॉस कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू द राइट साइड, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में, और वो कितना होगा, दैट विल बी Q/T। ये सब आप पढ़ चुके होगे 9th-10th में, ठीक। अब ध्यान से आगे देखो, तो ये बात याद रखना, ये काम आएगी। कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, the direction of electric current is opposite to the direction of flow of नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट आपका आएगा, ठीक है। इसके बाद अपने आप लिख लेना नोटबुक्स में, वो क्या है, जिधर पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करेंगे उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट आएगा, ठीक है। ये कन्वेंशन है, ये हमको लेनी ही है, ठीक है। चलो, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है एवरेज करंट, ठीक, विच इज डिनोटेड बाय IAV। दूसरा होता है आपका इंस्टेंटेनियस करंट। ये जो डेफिनेशन है सिर्फ बताने के लिए है, एक्चुअल में दो तरह के आपके करंट होते हैं। फर्स्ट वन इज योर एवरेज करंट एक गिवन इंटरवल में, एंड सेकेंड वन इज योर इंस्टेंटेनियस करंट विच इज डिनोटेड बाय I, ठीक है। तो एवरेज करंट कब आएगा आपका, जब आपसे पूछेगा कि इतने टाइम से इतने टाइम तक बताओ कितना करंट आपका फ्लो किया, मतलब एक इंटरवल में आपसे करंट मांग रहा है। तो जब एक इंटरवल में करंट की बात करेगा, सो करंट विल बी एवरेज करंट। एक इंटरवल में जो करंट होगा दैट विल बी योर एवरेज करंट, ठीक है। तो कितना होगा ये, एकदम सिंपल, I एवरेज दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ठीक है। याद रखना हमेशा, डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ठीक। मतलब क्या है इसका, सपोज आपसे क्वेश्चन में 0 से 5 सेकंड्स तक करंट मांग रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट निकालो 0 से 5 तक, ठीक। तो आप क्या करेंगे, चार्ज निकालेंगे 5 सेकंड पे, ठीक, चार्ज निकालेंगे 0 सेकंड पे, दोनों को माइनस करेंगे, दैट विल बी योर डेल्टा Q डिवाइडेड बाय जितने टाइम में उसने बोला है, मतलब 5 सेकंड, तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज करंट, ठीक। इंस्टेंटेनियस का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। काइनेमेटिक्स अगर आपने पढ़ा होगा तो ये दो टर्म्स आपने वहां पे पढ़ी होगी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, अगर याद होगा। तो इंस्टेंटेनियस करंट कितना हो जाएगा, अगर आपको पता होगा, लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0, मतलब अगर हम ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दें तो डेल्टा Q बाय डेल्टा T कितना बन जाएगा आपका, dQ बाय dt, दैट विल बी योर इंस्टेंटेनियस करंट। So basically instantaneous current is given by dQ by dt, rate of change of charge, and average current is given by delta Q by delta T, ठीक है। समझ में आ गया सबको। चलो एक क्वेश्चन से देखते हैं क्या होता है। तो करंट कब आएगा, समझ में आ गया। तो जब भी एक गिवन एरिया से आपका चार्ज क्रॉस करेगा किसी गिवन टाइम में, तो हम क्या बोलेंगे, वहां पे आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन से समझते हैं। सपोज आपको चार्ज दिया गया विच इज वेरिंग विथ टाइम एज t² प्लस 2t प्लस 3, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, ए पार्ट फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to 3 seconds, and b part from at t is equal to 2 seconds,
ठीक है, तो दोनों एक में ही कवर कर लेते हैं। तो पहले पार्ट में उसने बेसिकली क्या बोला है आपसे, एवरेज करंट निकालने को बोला, और दूसरे पार्ट में आपको क्या बोला है, इंस्टेंटेनियस करंट। तो पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कैसे करना। तो सबसे पहले ए पार्ट अगर आप देखें, सो एवरेज करंट, सो आई एवरेज दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या होगा आपका, चार्ज एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स माइनस चार्ज एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल दैट इज 3 सेकेंड। ठीक है, तो अब निकालते हैं हम चार्ज एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो टी की वैल्यू 3 डालो, 9 प्लस 6 15 प्लस 3 18, और एट टी इज इक्वल टू 0 दैट विल बी 0 0 3। ठीक है, सो योर आई एवरेज कम्स आउट टू बी Q at t is equal to 3 which is 18 minus Q at t is equal to 0 which is 3 divided by time, so it comes out to be 5। बात करें यूनिट की तो शायद ये भी आपको पता होगी, यूनिट डायमेंशन में भी हम पढ़े थे। डेल्टा Q इट इज मेजर्ड इन कूलम, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम, एंड टाइम दैट इज सेकेंड। अब कूलम पर सेकेंड बार बार लिखने से अच्छा हम क्या लिखते हैं, करंट की जो यूनिट है दैट इज एम्पियर। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट में से एक है एम्पियर विच इज कूलम्ब पर सेकेंड। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका 5 एम्पियर, तो जिसका आ गया अच्छी बात है। ये ए पार्ट हो गया आपका। बी पार्ट अगर आप देखें तो बी पार्ट में आपसे क्या बोला है, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट आपसे मांगा है। ठीक, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस करंट विल बी आई इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी। करो डी क्यू बाई डी टी, दैट विल बी 2t प्लस 2। तो आपसे कितने पे मांगा है, 2 सेकेंड्स पे, सो आई विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6 एम्पियर। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर है आपका 5 एम्पियर और सेकेंड पार्ट का आंसर है आपका 6 एम्पियर। सबका लगभग हो गया होगा ये, ठीक है। अच्छा, अब सवाल उठता है, अगर आपसे उल्टा पूछा है, उल्टा का मतलब करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देके चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपसे मांगा है। ठीक है, सीधा तो हमने कर लिया, जैसे आई क्या होता है आपका डी क्यू बाई डी टी, तो अगर इंस्टेंटेनियस करंट मांगे तो हम चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, एवरेज मांगा है तब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। पर अगर उल्टा उसने पूछा, उल्टा का मतलब आई को टाइम के साथ वेरी करवा के आपसे एक गिवन टाइम इंटरवल में टोटल चार्ज फ्लोइंग मांगेगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है इसका भी, तो तब कैसे करेंगे, एकदम सिंपल, आई क्या होता है आपका डी क्यू बाय डी टी, तो यहां से डी क्यू क्या हो जाएगा बोलो, आई इंटू डी टी। दोनों साइड क्या करते हैं आपका इंटीग्रेशन। सो मान लो T1 से T2 टाइम इंटरवल में आपसे क्या मांगा है, चार्ज, तो T1 पे 0 था, T2 पे Q हो गया, तो टोटल Q दैट विल बी इंटीग्रेशन आई डी टी फ्रॉम T1 टू T2। ठीक है, अब प्रॉपर लिमिट के साथ सोल्व करो, आपका क्या आ जाएगा, चार्ज फ्लोइंग। ठीक है, कर लोगे, चलो। तो बेसिकली उल्टा करना है तो क्या करना पड़ेगा, चार्ज आपको निकालना है करंट का यूज करके तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और करंट आपको निकालना है चार्ज की हेल्प से तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये सब आता ही होगा, मेनली काइनेमेटिक्स में बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, तो वैसा वैसे ही आपका। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, उसको ट्राई कर लो ना, समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, सपोज करंट फ्लोइंग इज वेरिंग विद टाइम एज 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 2। क्वेश्चन है फाइंड the charge flowing from t is equal to 1 to t is equal to 4 सेकेंड। तो 1 से 4 तक बताओ कितना चार्ज फ्लो करेगा। अब करंट दे के आपसे क्या मांग रहा है, चार्ज मांग रहा है। कर लोगे सोल्व, एकदम सिंपल। सो टोटल चार्ज फ्लोइंग विल बी इंटीग्रेशन आई डी टी, आई एज अ फंक्शन ऑफ टी क्वेश्चन में दिया है, सो विच इज 2t स्क्वायर प्लस टी प्लस 2 डी टी। वेरिएबल कौन, टाइम, तो लिमिट टाइम की, सो 1 to 4। अब आगे आएगा 2t क्यूब बाय 3 प्लस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 2t लिमिट 1 to 4। सो ऑन पुटिंग द लिमिट्स इट विल बी 2 बाय 3 इंटू 64 प्लस 16 बाय 2 विच इज 8 प्लस 8 माइनस लोअर लिमिट विच इज 2 बाय 3 प्लस हाफ प्लस 2। अब सॉल्व करके जो भी आएगा इतना कूलम आपका चार्ज आएगा 1 to 4 सेकेंड्स।
ठीक है, तो बेसिकली ये है आपकी डेफिनेशन किसकी, चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है। तो करंट बेसिकली कब आएगा, वेन एवर अ चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम वन साइड ऑफ एन एरिया ऑफ अ सरफेस टू द अदर साइड, तो तब आपका क्या आएगा, चार्ज आपका, सॉरी करंट आपका आएगा। तो इसमें हमने दोनों पढ़ लिए, एक एवरेज करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट आपका क्या होता है, ठीक है। और उल्टा अगर मांगे करंट देके चार्ज मांगे, तब सिंपल इंटीग्रेशन फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तो जो पूछा होगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से समझना, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसके, और इसका यूज इस चैप्टर में तो होगा ही होगा, अगले चैप्टर मतलब मैग्नेटिज्म में, उसमें बहुत यूज होता है इस टर्म का। सो नेक्स्ट टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच इज करंट डेंसिटी। ठीक, इट इज डिनोटेड बाय जे, ठीक है, करंट डेंसिटी विच इज डिनोटेड बाय जे। अच्छा, उससे पहले, ये करने से पहले हम एक चीज देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट, वो तो हम बात कर लिए कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। अब एक सवाल उठता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बच्चों के मन में आता है वो, कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इज इलेक्ट्रिक करंट अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिक करंट ना तो स्केलर है ना ही वेक्टर है, ठीक है। बेसिकली ये एक टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये स्केलर क्यों नहीं है, वेक्टर क्यों नहीं है, ध्यान से सुनना। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है, तो हम एक चीज बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन होती है, अभी अभी हमने देखा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट उसी डायरेक्शन में, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, ठीक। मैग्नीट्यूड होता ही है, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, कुछ जो, तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तब तो वेक्टर होनी चाहिए, बहुत बच्चों के मन में आएगा, है ना। मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी है, जिसके पास डायरेक्शन भी है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी तो हम वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं एक चीज बता देता हूं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर बोलने के लिए वो 3-4 कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर उन कंडीशंस को फुलफिल करती है, देन दैट क्वांटिटी विल बी टर्म्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और वो कंडीशन कौन सी है, फर्स्ट कंडीशन इज द गिवन फिजिकल क्वांटिटी शुड हैव अ मैग्नीट्यूड, ऑब्वियसली। सेकेंड कंडीशन इज द गिवन फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव अ डायरेक्शन, उसके पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए, वो कहीं भी हो सकती है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है। थर्ड जो कंडीशन है जो उसको फुलफिल करना है, वो क्या, ध्यान से सुनना, वेक्टर में पढ़ाया भी गया होगा कि दैट फिजिकल क्वांटिटी मस्ट ओबे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, पर वो तब भी वेक्टर नहीं होती, उसका एक रीजन सिर्फ यही है कि वो क्वांटिटीज जो हैं वो ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती, ठीक है। करंट के साथ भी यही दिक्कत है। कैसे, अभी आप फील लेना, खुद ही समझ जाओगे। सपोज ये दो ब्रांचेस 90 डिग्री पे है, सपोज इसमें करंट आपका 6 एम्पियर इस डायरेक्शन में, इसमें है 8 एम्पियर इस डायरेक्शन में। तो सवाल है इसमें कितना करंट आएगा, कितना बोलोगे बताओ, बोलो बोलो। ये 6 ये 8, तो ऑब्वियसली इसमें कितना आएगा आपका 14 एम्पियर। 14 में से 6 इधर गया, 8 इधर गया। अच्छा, क्या आपने वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज किया, बिल्कुल नहीं किया। तो अगर आप करते तो आप क्या बोलते, ये 6 ये 8 दोनों का एंगल 90, तो रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, ये आपका आना चाहिए 10 एम्पियर। क्यों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, तो वो सोल्व करोगे तो कितना आएगा 10, पर क्या है आप 10 बोलते हैं, नहीं, कितना बोलते हैं इसको आप 14 एम्पियर, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, 14 इधर से आया, इधर डिवाइड हुआ तो 6 इधर तो 8 इधर, ठीक। दूसरी चीज, एक चीज और आप बोलोगे क्या, कि सर
अगर मैं इसका एरो चेंज कर दूं, ये ऐसा कर दूं, तो क्या ये भी चेंज हो जाएगा? बिल्कुल। 6 ऐसा आ रहा है, तो क्या ये आपका 2 होना चाहिए, ताकि दोनों ऐसे मिले। देखो 6 इधर 2 इधर, तो दोनों मिलके कितने हुए? 8, और वो ऐसा चला गया। बराबर। तो मतलब मेरे को एक चीज और समझ में आई कि इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है ना। तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, तो हम उसको वेक्टर तो नहीं बोल सकते। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटीज। सो इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ऑल्दो इसके पास डायरेक्शन होती है, पर तब भी ये एक वेक्टर नहीं है, ये ध्यान देना, बिकॉज इट डज नॉट ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर ओबे करती तो 6 और 8 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट 10 होता, पर हम ऐसा कभी नहीं करते। 9/10 में भी आप किए होंगे, है ना। जितना करंट आया, जैसे 6 इधर से आया, 2 इधर से, तो यहाँ पे मिलके 8 हुआ, तो वो 8 यहाँ, कोई और रास्ता तो है नहीं। समझ रहे हो? तो ट्रायंगल लॉ को ओबे नहीं किया, इसलिए वेक्टर नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं इसको? टेंसर। अब सवाल उठता है कि सर बहुत बुक में आपको स्केलर लिखा हुआ मिलेगा, टेंसर नहीं सिर्फ स्केलर। तो सवाल उठता है सर हम कौन सा टिक करें अगर आ गया? तो सुनना ध्यान से, अगर क्वेश्चन कभी आया कि इलेक्ट्रिक करंट इज, तो सबसे पहली चीज ऑप्शंस आपको चेक करने हैं। अगर ऑप्शन में टेंसर दिया है तो आपको टेंसर मार्क करना ही है, ठीक है। पर अगर ऑप्शन में आपको सिर्फ स्केलर और वेक्टर दिया है, तो आपको सिर्फ क्या लिखना है? स्केलर, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में टेंसर है तो टेंसर लिखो, अगर ऑप्शन में टेंसर नहीं है तो सिर्फ क्या लिखो? स्केलर क्वांटिटी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट ट्रायंगल लॉ को ओबे नहीं करती है, इसलिए हम इसको वेक्टर नहीं बोलते, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। चलो, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, समझ में आ गया। एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। डायमेंशनल फॉर्मूला वो भी लिख लेना नोटबुक में। सो डायमेंशनल फॉर्मूला इज A1। ये भी यूनिट डायमेंशन में आप पढ़ के आए होगे। डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है आपका? A1, ठीक है। तो एसआई यूनिट इज एम्पियर, डायमेंशनल फॉर्मूला इज A1, ठीक है। एंड इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। अगर नहीं दिया ऑप्शंस में तो आपको स्केलर टिक करना है, ठीक। क्यों टेंसर है समझ में आ गया, पर डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की है, ध्यान देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जो इस चैप्टर में भी आएगी, अगले चैप्टर में भी आएगी, दैट इज करंट डेंसिटी, विच इज डिनोटेड बाय J, ठीक है। करंट डेंसिटी विच इज डिनोटेड बाय J। क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान देना इधर सब लोग। सपोज ये हमारा एक कंडक्टर है, आइसोलेटेड कंडक्टर है। आइसोलेटेड का मतलब समझ रहे हो? मतलब एकदम अलग, कोई किसी से कनेक्ट नहीं है, एकदम अलग, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, ठीक। तो करंट डेंसिटी बेसिकली क्या होता है? करंट डेंसिटी होता है, सपोज मेरे पास, मैंने ये एरिया लिया, इसमें ये सरफेस लिया, ठीक है। दिख रहा है सबको? ठीक है, सर्किट कंप्लीट कर देते हैं, ठीक। करंट कैसा फ्लो करेगा सबको पता है, इसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे आगे, पर अभी के लिए आपको पता होगा, 9th-10th में पढ़े होगे। ये आपकी क्या होती है? बैटरी, ठीक है। तो हमने ये एक सरफेस लिया, ठीक। करंट कैसा फ्लो करेगा बोलो? ये दिख रहा है सबको? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो करंट डेंसिटी, सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इस वेक्टर क्वांटिटी की जो डायरेक्शन होती है, मतलब करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है, दैट इज टेकन सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, वही डायरेक्शन होगी आपकी किसकी? करंट डेंसिटी की डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन होती है आपकी किसकी?
करंट डेंसिटी की। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा, पिछले चैप्टर में पढ़े हो गॉस लॉ में, एरिया वेक्टर किधर होगा, बोलो बोलो, ये ए वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, याद आया, ये ऐसा है, ध्यान दो, ये ऐसा है, बोर्ड पे ऐसा बना है, ये एक्चुअल में ऐसा है, तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा। ठीक है, मतलब ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर ये। ठीक, अब ध्यान से सुनना। तो J इज डिफाइंड एज, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं अभी सिर्फ, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सपोज इस क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है, I, so current density will be given by I, which is flowing through this cross section, divided by A, which is area of this cross section. So current density is basically current per unit area. ठीक है, it is a vector quantity whose direction is same as that of direction of electric current. तो अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट राइट टू लेफ्ट होता, मतलब बैटरीज उल्टी कर दो, पता है ना सब, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, तो आपका करंट ऐसा जाता एंटी क्लॉकवाइज, तब आपका जे वेक्टर किधर होता, इस डायरेक्शन में। ठीक, सो करंट डेंसिटी इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी चीज, इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक करंट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से आगे देखो सब लोग, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी। सपोज ये एरिया ऐसा ना हो के ऐसा होता, ठीक है, इंक्लाइंड है, ठीक, करंट अभी भी ऐसा फ्लो कर रहा है आपका। ठीक है, अब सवाल उठता है सर अब जे कैसे लिखा जाए, अब जे क्या आई बाय ए होगा, सपोज इसका एरिया ए ही है, इस सरफेस का एरिया ए है, तो सवाल उठता है सर अब आपका जो जे है वो आई बाय ए होगा या कुछ और होगा। तो अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले इसका एरिया वेक्टर देखते हैं किधर होगा। क्या ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर, क्या एरिया वेक्टर ऐसा आएगा। ठीक, तो अब सवाल उठता है सर अब जे बताओ क्या होगा, तो अब जे क्या होगा, ध्यान से सुनना, अब जे होगा इस एरिया का कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपका एरिया इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में ही है तब आपको डायरेक्ट एरिया ए ही लेना है, पर अगर एरिया ए है वेक्टर में ऐसा आएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो आपको ये नहीं लेना, सपोज इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, सो यू हैव टू टेक ए cos थीटा, सो हियर जे विल बी current I which is flowing divided by a cos theta, I divided by a cos theta. ठीक है, where theta is the angle which the area vector is making with j vector. ठीक है, क्योंकि I तो कोई वेक्टर होता ही नहीं है, समझ रहे हो, तो उसको आपको एक बात पता है, ये जो करंट डेंसिटी है ये डिफाइन ही इसलिए की गई है क्योंकि करंट आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो हमने एक ऐसी, साइंटिस्ट लोगों ने एक ऐसी क्वांटिटी बना दी जो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हम करंट की डायरेक्शन के जैसा लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हमारी वेक्टर नहीं है तो हमने न्यूमेरिकल्स में यूज करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उन्होंने एक नई क्वांटिटी डिस्कवर की, एक नई क्वांटिटी बनाई जिसको उन्होंने बोला करंट डेंसिटी। ठीक है, और कोई पर्पज नहीं है इसका। सो करंट डेंसिटी इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो बेसिकली आपको करना क्या है, सपोज आपके पास एक सरफेस है जिसका एरिया ए है, ठीक, करंट आपका फ्लो कर रहा है उस एरिया से, तो आप करंट डेंसिटी की डायरेक्शन सबसे पहले क्या बोलेंगे, जो आपकी करंट की डायरेक्शन होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, उसका मैग्नीट्यूड क्या बोलेंगे, दैट विल बी करंट फ्लोइंग डिवाइडेड बाय, ध्यान से सुनना डिवाइड में मैं क्या बोल रहा हूं, एरिया उस सरफेस का लेना है जो सरफेस करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो एरिया आप नीचे लिख रहे हैं वो एरिया उस सरफेस का होगा जो सरफेस करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। जैसे इसमें ध्यान से देखना, क्या करंट ऐसा, करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा सरफेस है, क्या यही, तो एरिया आपको इसका लेना है, समझे। इस केस में क्या करंट ऐसा जा रहा है, तो करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सरफेस ये नहीं होगा, क्या ये होगा, ये वाला, है ना। तो इसका एरिया कैसा आएगा, अगर आपको इसका एरिया ए दिया हुआ है, इसका ये जो टेढ़ा वाला है, तो इसका कैसा आ जाएगा आपका ए cos थीटा।
समझ में आ गया? सो ए इज बेसिकली द एरिया ऑफ द सरफेस which is perpendicular to the direction of electric current। उस सरफेस का एरिया आपको लिखना है जो सरफेस इलेक्ट्रिक करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो अगर वो सरफेस इलेक्ट्रिक करंट के परपेंडिकुलर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। जैसे इस केस में देखो, क्या एरिया उसी डायरेक्शन में है ना, तो हमने डायरेक्टली ए ले लिया। पर इसमें जो ए एरिया दिया था वो कौन से सरफेस का दिया था, वो इस सरफेस का दिया था। पर हमको ये एरिया नहीं लेना। अब आगे क्या करेंगे, इसमें भी जे क्या लिख के आ जाएंगे, आई बाय ए, मतलब इस सरफेस का एरिया नहीं, हमको उस सरफेस का एरिया लेना है जो करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। सो दैट विल बी ए का कंपोनेंट ए कॉस थीटा। समझ में आ गया यहां तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसी में मैं एक ही में अभी समझा भी दूंगा फिर से बना के डायग्राम, ठीक है? तो ये लिख लिया था उधर वाला, तो ये लिखने के बाद ये इसमें मैंने क्या लिया, डायरेक्टली एक ही डायरेक्शन में ले लिया, तो वो बना लेना उसको अच्छे से। या मैं दोनों एक ही में बना देता हूं। चलो देखो, दोनों सपोज दो सरफेसेस आपके पास, एक सरफेस ये फर्स्ट जिसका एरिया है ए, ठीक, दूसरा सरफेस ये सेकेंड सरफेस ये जिसका एरिया है आपका ए डैश। कितना एरिया है, ए डैश। तो क्वेश्चन है करंट डेंसिटी बताओ, और करंट जो है वो ऐसा फ्लो कर रहा है आपका आई, ठीक। चलो अब ध्यान से देखो, पहले के लिए, पहले वाले के लिए क्या एरिया वेक्टर ऐसा ही आएगा? सो करंट विल बी डायरेक्टली, सॉरी जे विल बी डायरेक्टली करंट डिवाइडेड बाय एरिया। तो एरिया कितना होगा आपका, ए, उस सरफेस का एरिया जो कि उसके परपेंडिकुलर है, वो तो पहले से ही है। सेकंड में क्या होगा, आपका सरफेस ऐसा है विच इज नॉट परपेंडिकुलर टू द करंट, तो आपको ये मिलेगा ए डैश, क्योंकि उसका एरिया मैंने ए डैश बोला है। देखो ऐसा है, ऐसा, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ए डैश। एरिया वेक्टर किधर होता है पता है ना? अच्छा, सपोज इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक, तो ए डैश का कंपोनेंट ए डैश कॉस थीटा, तो दैट विल बी इक्वल टू आई बाय ए डैश कॉस थीटा। सो दिस विल बी योर करंट डेंसिटी। सो आई बाय ए पहले के लिए, और दूसरे के लिए जब लिखोगे दैट विल बी आई बाय ए कॉस थीटा, ए डैश कॉस थीटा। समझ में आ गया सबको? चलो ठीक, तो ध्यान से देखो, अभी मैं फिर से एक बार और फाइनली बना रहा हूं, एकदम फाइनल। सपोज ये एरिया आपका ए है, तो वेक्टर फॉर्म में किधर होगा, ये होगा आपका ए डैश। अगर आपका करंट इधर फ्लो कर रहा है, मैं ऊपर बना दे रहा हूं आई, तो जे वेक्टर किधर होगा बोलो, जो करंट की डायरेक्शन वही जे वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। और सपोज दोनों में एंगल कितना है आपका, थीटा, तो जे आप कितना लिखोगे बोलो, आई बाय ए का कंपोनेंट ए कॉस थीटा। कंपोनेंट क्यों, क्या समझ में आ गया? अगर ये एकदम सीधा होता तब सीधा ए ले लेते, तो आई यहां से कितना आएगा, दैट विल बी जे ए कॉस थीटा। क्या आपको कुछ दिख रहा है? ए बी कॉस थीटा वेक्टर में पढ़े हो, ए बी कॉस थीटा कितना होता है बोलो, ए बी कॉस थीटा इज ए डॉट बी, सो आई इज बेसिकली जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये एक और रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक करंट के, एक तो था चार्ज बाय टाइम, ये एक और रिप्रेजेंटेशन है विच इज जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, वेयर जे वेक्टर इज करंट डेंसिटी वेक्टर हुज डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड ए वेक्टर वो हम पिछले चैप्टर में डिटेल में पढ़े हैं, ए वेक्टर इज एरिया वेक्टर हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर आप डायग्राम 1 ध्यान से देखें, दिख रहा है सबको, तो आपको दिखेगा ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी करंट वाली, मतलब राइट की तरफ। क्या एरिया वेक्टर भी उधरी, तो जे और ए में एंगल कितना, 0 डिग्री। केस 1, ये केस 1 है, केस 1 में एंगल बिटवीन जे वेक्टर एंड ए वेक्टर इज 0 डिग्री, तो आई कितना हो जाएगा, जे ए, या जे कितना हो जाएगा, आई बाय ए, वही तो हमने लिखा था, है ना। और केस 2 अगर आप ध्यान से देखें, तो जे वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना है आपका, थीटा, दिख रहा है सबको। सो आई आपका कितना हो जाएगा, जे डॉट ए विच इज जे ए कॉस थीटा, या जे आई बाय ए कॉस थीटा। समझ में आ गया? तो एरिया आपको कौन सा लेना है, तो मैंने डिटेल में सब बता दिया। तो इसके भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, एक दो हम करेंगे अभी अच्छे से, ठीक है। चलो अच्छा, अब इसी में एक आई इज इक्वल टू जे डॉट ए,
ये आपको कब यूज करना है? व्हेन जे इज कांस्टेंट। पता ही होगा, ये हम फिजिक्स में बहुत बार कर चुके हैं। जब आपका करंट डेंसिटी कांस्टेंट है गिवन रीजन में, गिवन कंडक्टर के लिए करंट डेंसिटी मान लो कांस्टेंट दी हुई है क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली अगर करंट आपसे पूछे तो आप डायरेक्टली क्या करोगे? जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जे की वैल्यू डालो, उसका एरिया के साथ एंगल देखो और उनका डॉट प्रोडक्ट लेके आपका करंट आ जाएगा। ठीक है, बट ध्यान से सुनना, ये एडवांस में आ चुके हैं क्वेश्चन। इफ करंट डेंसिटी इज वेरिंग, अगर आपका जे वेरी कर रहा है, देन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, यहीं से तो ये आएगा जनरल रिजल्ट। कैसे? जे अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जे डॉट एरिया, वही तो हमने लिखा है। ठीक है, और इंटीग्रेशन में पूरे डीए का एरिया, छोटे से एलिमेंट का एरिया का समीशन क्या होगा? पूरे सरफेस का एरिया। डीए क्या लिया हमने? एक छोटा सा एलिमेंट हम उस सरफेस में लेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आप सीख जाओगे। हमको एक सरफेस दिया होगा, ठीक है, कैसा भी क्रॉस सेक्शन हो सकता है उसका, तो उस सरफेस में हम छोटा सा एरिया लेंगे, उस छोटे से एरिया के लिए हम क्या निकालेंगे? छोटा सा करंट। देखो स्टेप्स क्या हैं, अगर आपकी करंट डेंसिटी वेरी कर रही है, देखो स्टेप्स क्या हैं। इफ जे इज वेरिंग, तो आपको क्या करना है? कंसिडर अ स्मॉल एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है, और हम क्या निकालेंगे वहां पे? एंड फाइंड डी आई, छोटा सा करंट। तो वो डी आई कितना हो जाएगा? जे डॉट डी ए, डी ए जो हमने छोटा सा एरिया लिया उस सरफेस में। ठीक है, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा? टोटल करंट विल बी इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए। अब जे की वैल्यू डाल दो, जो भी वेरी कर रही है, लिमिट डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व? ठीक है, वैसे जनरली नीट में तो कभी नहीं आते हैं, पर एडवांस में आ चुका है एक दो बार, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर से मैं रिवाइज कराता हूं, एकदम सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना। तो हमने जो टर्म पढ़ी, दैट इज करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी इज बेसिकली करंट पर यूनिट एरिया। पहली चीज तो ये समझो, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय जे। दूसरी चीज ये, तीसरी चीज, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमको पता है अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगी ही होगी। ठीक है, तो कहां होती है इसकी डायरेक्शन? सो डायरेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी करंट डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अब कैसे निकाला जाता है इसको ध्यान से समझो। तो आपको एक गिवन सरफेस दिया हुआ है जिसका एरिया आपको मान लो ए दिया हुआ है। ठीक, तो आप क्या करेंगे? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखो, ठीक है, जे वेक्टर की डायरेक्शन पहले से ही डिसाइडेड है, हमेशा जे वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? करंट की डायरेक्शन में। अब देखो जे और ए में एंगल कितना है। सो आई इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, उस एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज डिफाइंड एज जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कैसे आया? हमने अभी डिटेल में देखा। तो अगर जे और ए में एंगल सेम है, जो मैंने केस 1 बनाया था, तो आई विल बी डायरेक्टली इक्वल टू जे इंटू ए, बिकॉज जे ए कॉस जीरो, दैट विल बी जे ए। ठीक है, या जे बोला जाए उल्टा, दैट विल बी आई बाय ए, वो हम पढ़ चुके अच्छे से। फिर हमने सेकंड पढ़ा था कि हमारा जो सरफेस है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर नहीं है करंट के। ठीक है, ऐसा टेढ़ा हमने बनाया था, ये करंट ऐसा जा रहा है राइट में, एरिया ऐसा है आपका, मतलब जे वेक्टर और ए वेक्टर में कुछ एंगल, जे किधर होगा? जो आई की डायरेक्शन है, कुछ एंगल है थीटा, तब आई आपका कितना होगा? तब आई हो जाएगा जनरल जे ए कॉस थीटा। मतलब एरिया का आपको कौन सा कंपोनेंट लेना है? आपको सरफेस, उस सरफेस का एरिया लेना है विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट, करंट के परपेंडिकुलर, मतलब ये ऐसा सरफेस, उसका एरिया आपको लेना है, इसका एरिया नहीं लेना है, इसका एरिया लेना है, ये वाला। ठीक, समझ में आ गया? तो आई कितना आ गया आपका? जे ए कॉस थीटा, या उल्टा बोला जाए जे कितना आ गया? आई बाय ए कॉस थीटा। ठीक, तो जनरल रिजल्ट मेरा क्या आया? सो जनरली आई इज इक्वल टू जे डॉट ए, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, और आई तो एक स्केलर है, तो वैसे भी डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का क्या देता है आपको? एक स्केलर देता है। तो आई इज इक्वल टू जे डॉट ए, वेयर जे इज योर करंट डेंसिटी, ए इज योर एरिया वेक्टर। यहां तक क्लियर? अब कभी कभी क्वेश्चन आ चुका है, वैसे एडवांस में आया, नीट में कभी नहीं आया। क्या क्वेश्चन आया सुनना ध्यान से, कि आपको जो करंट डेंसिटी वो देता है क्वेश्चन में, वो वेरी करवा देता है, वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर करंट डेंसिटी वेरिएबल है तो लॉजिकली खुद सोचो कि आई को आप डायरेक्टली जे डॉट ए से नहीं कर सकते, जे तो आपका वेरी कर रहा है,
तो आप क्या करोगे, आपको जो सरफेस क्वेश्चन में देगा उस सरफेस पे एक छोटा सा टुकड़ा लो, छोटा सा एरिया लो, एलिमेंटल एरिया, उस एरिया के लिए डी लिखो। ठीक है, दिमाग में एकदम क्लियर रखो कि जो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन के इक्वल होगी। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस आता है, जे और ए में मुझे एंगल देखना है, वहां से मेरा आई आ जाएगा। ऐसे तो करते थे, आई इज इक्वल टू जे डॉट ए। तो छोटे से एरिया के लिए मान लो एरिया है, छोटे सरफेस के लिए एरिया है डी ए। ठीक, सो छोटा सा करंट जो उस एरिया से पास होगा दैट विल बी गिवन बाय डी आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट डी ए। यही तो पढ़ा मैंने अभी, डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए। तो पूरे सरफेस से जो करंट पास करेगा दैट विल बी इसका इंटीग्रेशन। सो टोटल करंट फ्लोइंग विल बी इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए। डी ए जो मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया तो उसका एरिया। अब आगे डॉट प्रोडक्ट ले लो, जे की वैल्यू डाल दो जो वेरी कर रही है, लिमिट्स लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक? ठीक, अच्छा। अब करंट डेंसिटी के ऐसा यूनिट बोलो, क्वेश्चन अभी करेंगे इसके बाद। सो करंट डेंसिटी इज बेसिकली करंट बाय एरिया। एकदम आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को पीछे रिवाइंड करना और फिर से देखना। सो एज जे इज इक्वल टू आई बाय ए, सिर्फ मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं। सो करंट डेंसिटी की जो एसआई यूनिट होगी, सो इट्स एसआई यूनिट इज क्या होगी बोलो, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस बोलो, सो डायमेंशनल फॉर्मूला दैट विल बी A1 एम्पियर और M2 मतलब L2, वैसे L आगे लिखा जाता है। ठीक है, तो L2 A1, सॉरी नीचे है ना वो, तो L माइनस टू, सो L माइनस टू A1। आते हैं ना, सब बच्चों वाली चीजें हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन करें तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि करंट डेंसिटी पे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन लिखो। इन अ लॉन्ग वायर, पॉज करके ट्राई करना जिसको समझ में आ गया है। देखो मैं जे कांस्टेंट वाले नहीं करा रहा हूं क्वेश्चन, उसमें तो डायरेक्ट आई इज इक्वल टू जे डॉट ए, उसमें कौन सा बहुत बड़ी बात है। तो हम जे जब वेरी कर रहा है तब उसके 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इन अ लॉन्ग वायर ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ध्यान से समझना, इन अ लॉन्ग वायर ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ साइड लेंथ L, J varies with distance from one edge of cross section as J is equal to A e की पावर bx। अब आपको e का इंटीग्रेशन आना चाहिए, जिसको नहीं आता मैं लिख देता हूं। e की पावर bx का इंटीग्रेशन सेम रहता है, e की पावर bx, बस x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड में आता है। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में। तो x क्या है आपका, डिस्टेंस फ्रॉम वन एज ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो j वेरी कर रहा है आपका, दिख रहा है सबको। तो क्वेश्चन क्या है, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, क्वेश्चन में दिया है। तो क्वेश्चन है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू वायर, वायर से कितना करंट फ्लो करेगा। तो ए और बी की टर्म में, एल की टर्म में, इन सब में आएगा। तो पॉज करो और ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन है, एक वायर हमारे पास बहुत बड़ी, जिसका जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर है। ठीक है, जिसकी साइड लेंथ एल है। तो इसमें जो जे वेरी कर रहा है वो उस क्रॉस सेक्शन के एक एज से जो डिस्टेंस है एक्स, उस पर कैसे डिपेंड कर रहा है, दैट इज ए ई की पावर बी एक्स। तो क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। तो पॉज करो और ट्राई करो। चलो देखो, तो ये है हमारा क्रॉस सेक्शन। ठीक, हमको निकालना है इससे करंट। अब देखो जे मेरा वेरी कर रहा है, तो मैं क्या लूं, एक छोटा सा एलिमेंट। तो ये मैंने ले लिया एक छोटा सा एलिमेंट, ध्यान से समझते जाना। ठीक, ये है मेरा छोटा सा एलिमेंट। अब बहुत ध्यान से आगे देखो सब लोग। अच्छा, अब मुझे बताओ इस एज से मान लो कितना दूर है ये x,
और ये थिकनेस कितनी, dx, विड्थ मतलब dx। अब x के साथ, x क्या माना मैंने, एज से डिस्टेंस, और क्वेश्चन में दिया j, वैसे ऐसे वेरी कर रहा है वहां पे, बराबर। तो इसके लिए di बोलो कितना लिखूं, सो di विल बी j डॉट da, है ना। तो कितना हो जाएगा बोलो, j डॉट da, j विल बी a e की पावर b x, और i के अलोंग वेरी कर रहा है, दिख रहा है सबको, तो दैट इज i कैप डॉट di, एरिया, बोलो एरिया किधर होगा, कितना होगा पहले तो ये बोलो, क्या ये L है, क्या ये dx है, मतलब ये L ये dx, तो कितना होगा बोलो, L dx i कैप होगा, कितना हो गया ये, सो di विल बी a e की पावर bx L dx, ठीक। ये आया इस छोटे से एलिमेंटल एरिया से करंट, तो पूरे से कितना, तो इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन, कांस्टेंट्स बाहर रखो, a l कांस्टेंट, e की पावर bx dx, वेरिएबल कौन दिख रहा है आपको, x, x की लिमिट, ये एलिमेंट यहां से यहां तक जाएगा, सो 0 से l, सो a l e की पावर bx बाय b 0 to l, सो टोटल करंट विल बी a l बाय b e की पावर b l माइनस e की पावर 0 विच इज 1, सो दिस विल बी द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। तो जिसका आ गया था बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया था वो देखो क्या गलती किया उसने, ठीक है। देखो अच्छे से ध्यान से देखो, दिख गया, चलो आगे बढ़े, नोट करो इसको अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर इसके बाद। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से आपको ध्यान से करने पड़ेंगे जिसमें जे आपका वेरी करेगा। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा एलिमेंट लेना है, उससे कितना करंट फ्लो करेगा डी आई छोटा सा वो निकालो, दैट विल बी जे डॉट डी ए, सिंपल। और पूरे से कितना करेगा तो उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा जे अगर आपका वेरी कर ही नहीं रहा है, कांस्टेंट है बिल्कुल, तब तो कुछ करना ही नहीं है, तब तो जे को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो किससे, एरिया से, है ना, डॉट प्रोडक्ट ले लो दोनों का, तब इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं है आपको, समझ गए। चलो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सिलिंड्रिकल वायर। अब ये खुद ट्राई करना पॉज करके, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सिलिंड्रिकल वायर of length L and radius capital R if J varies through wire as J is equal to small a R by R, where A is a constant, A is a constant, small r is distance from center, ठीक है, एंड कैपिटल आर वो तो रेडियस ऑफ द वायर है, ठीक है। तो जे ऐसा वेरी कर रहा है। ऑप्शंस भी हैं इस क्वेश्चन के, ऑप्शंस है 2a पाई आर स्क्वायर बाय 3, बी इज a पाई आर स्क्वायर बाय 3, सी इज 3a पाई आर स्क्वायर बाय 2 एंड डी इज नन। समझ गए, तो पॉज करो, ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, स्टेप से ही है, ठीक है। फिजिक्स में बेसिकली कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, करना क्या है, ठीक है। और कंसेप्ट मैंने आपको बता ही दिया कि जे अगर वेरी कर रहा है तो करंट आप कैसे निकालोगे,
ठीक है, पॉज करके इसको ट्राई करो। चलो देखो अब आगे सॉल्यूशन। आंसर उसने शायद दिया है ए, शायद, पता नहीं है मुझे, देख लेना, अभी करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये एक सिलिंड्रिकल वायर है, ठीक है, रेडियस कितनी दी है आपको, कैपिटल आर, ये आपको कैपिटल आर दिया हुआ, ठीक। और जे कैसे वेरी कर रहा है आपका, स्मॉल आर डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, वेर स्मॉल आर इज सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है। चलो कैसे करोगे, कैसे करोगे, सोचो सोचो। हाँ तो हम क्या करेंगे, शायद कर भी लिया होगा बहुत लोगों ने, ये एक एरिया लेंगे, ऐसे तो करेंगे, है ना। तो मैंने ये एक एरिया लिया, कितनी रेडियस, आर, ये कितना आपका डी आर। एलिमेंट समझ में आ गया कैसे लिया हमने, सेंटर से आर, वही वैसे ही तो उसने वेरी करवा रखा आर के साथ। तो अब इससे कितना करंट आएगा, डी आई, दैट विल बी जे डॉट डी ए। जे कितना है आपका बोलो, ए आर बाय आर, है ना, डॉट डी ए, ठीक है। तो कितना आएगा डी ए आपका, दैट विल बी 2 पाई आर इंटू डी आर, यही तो होगा आपका एरिया, है ना, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, तो 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। तो डी ए कितना हो गया आपका सॉल्व होके, दैट विल बी 2 पाई ए आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर इंटू डी आर। सो टोटल करंट थ्रू द वायर that will be 2 pi a by r constant integration r square dr, and r की लिमिट यहां से पूरा जाएगा, that will be from 0 to capital R, so it comes out to be 2 pi a by capital R into r cube by 3, लिमिट डालने के बाद ये, तो that will be 2 pi a r square by 3, so option A, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आ गया यहां तक समझ में, कोई डाउट यहां तक, चल अब इसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एक आइसोलेटेड कंडक्टर, क्योंकि बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हमको कंडक्टर की ही बात करनी है, तो एक आइसोलेटेड कंडक्टर में क्या होता है इसकी हम बात करते हैं सबसे पहले, कल काम आएगा ये। आइसोलेटेड कंडक्टर में, आइसोलेटेड मतलब एकदम अलग है, किसी सोर्स से आपने कनेक्ट नहीं किया है, ये आपका एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है सपोज L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है सपोज A, ठीक। अब एक कंडक्टर में क्या होता है, शायद आपको पता होगा, पिछला चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा, एक कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बहुत सारे कैसे, जैसे एग्जांपल कॉपर, ठीक है, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता है आपको, ठीक है। कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप वो लिखेंगे तो आपको दिखेगा आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके, एक इलेक्ट्रॉन है, बराबर। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है दैट इलेक्ट्रॉन इज फ्री, ठीक है। मेटल्स में बेसिकली जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके फ्री होते हैं, और बाकी जो इनर मोस्ट के हैं वो आपके फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। जो आयंस आपके होते हैं वो आपके फिक्स्ड होते हैं, और जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके फ्री होते हैं। ऐसा भी नहीं कि हर मेटल में वो फ्री होते हैं, ठीक है, कुछ में फ्री होते हैं कुछ में नहीं होते हैं, ठीक। तो सपोज एक कॉपर के एटम में जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन आपका फ्री है, ठीक। तो सोचेंगे कि सर एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो हमने तो बोला था कि कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैसे ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो बहुत सारे क्यों होंगे, सपोज आपके पास 1 ग्राम कॉपर है, सिर्फ 1 ग्राम कॉपर,
ठीक है, आपके पास एक कॉपर की वायर है, वो 1 ग्राम की है, तो उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, ध्यान से सुनना। कॉपर का एटॉमिक मास होता है आपका 63.5 ग्राम, तो 63.5 ग्राम कॉपर में कितने होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे आपके, बराबर। 1 ग्राम कॉपर है हमारे पास, छोटो 1 ग्राम कितना सा होता है आपका 1 ग्राम, है ना, उतने कॉपर में कितने एटम्स होंगे, देखो 6.022 10 की पावर 23 अपॉन 63.5 इंटू 1, अब जितने भी आएंगे सोल्व कर लेना, 10 की पावर अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 22 की रेंज का आएगा, इतने एटम्स, ठीक। और एक कॉपर एटम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन आपके, एक, जो आउटर मोस्ट शेल में है, ठीक है, बाकी फ्री नहीं है, ध्यान देना, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वही आपके फ्री हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव नहीं है, ठीक। तो एक कॉपर एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन और आपके पास 10 की पावर 22 एटम्स है, तो सोचो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके, 10 की पावर 22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए बोला जाता है कि एक कंडक्टर या एक मेटल के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब दे आर फ्री टू मूव विद इन द कंडक्टर, वो कंडक्टर के सरफेस के अंदर मूव करने के लिए फ्री होते हैं, ठीक। इसकी और खासियत की अगर बात की जाए, अगर पिछले चैप्टर पे हम वापस जाएं, क्योंकि उसका यूज यहां होने वाला है, एक आइसोलेटेड कंडक्टर में क्या होता है, सपोज मैंने बाहर से कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है, बाहर से मैंने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दी, अभी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, आइसोलेटेड है, तो बाहर से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी अप्लाई की राइट की तरफ, तो क्या आपको पता है अंदर जो है वो चार्जेस इंड्यूस होंगे, कैसे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे, सो दे विल एक्यूमुलेट, वो यहां पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे इस एंड पे, बाहर रास्ता तो है नहीं, तो बाहर तो जा नहीं सकते वो, ठीक है। सो क्या होगा आपका, नेगेटिव चार्जेस विल एक्यूमुलेट एट लेफ्ट एंड, क्योंकि मैंने फील्ड राइट में लगाई है, एंड पॉजिटिव चार्जेस will accumulate at right end, पॉजिटिव जो है वो राइट एंड में एक्यूमुलेट हो जाएंगे और नेगेटिव जो है वो इधर, ठीक है। एक्चुअल में पॉजिटिव का कुछ होता नहीं है, पर हम समझने के लिए ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो फ्लो करते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव एक एंड पे, पॉजिटिव दूसरे एंड पे, ठीक है। अब जो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किधर आएगी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, यहां पे भी वही फंडा होगा आपका। तो अगर हम एक आइसोलेटेड कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, ठीक है, ये वायर से कनेक्टेड नहीं है, ये कंडक्टर, हम दो केस पढ़ेंगे इसमें, अगले केस में कंडक्टर वायर से कनेक्ट होगा, तब क्या फर्क होता है, अभी क्या फर्क है ध्यान से समझो। तो अगर हम एक आइसोलेटेड कंडक्टर को, इफ वी प्लेस an isolated conductor in an external field, then the charges inside the conductor start accumulate, ठीक है, नेगेटिव ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो वो लेफ्ट हैंड पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और पॉजिटिव जो है वो राइट हैंड पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और एक्यूमुलेट होने की वजह से वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आती है, उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है आपका, एक्सटर्नल फील्ड के इक्वल होता है आपका, ठीक है, समझ में आ गया। तो चार्जेस तब तक एक्यूमुलेट होते रहेंगे जब तक आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हो जाता एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, और जैसे इक्वल हुआ अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई आपकी, जीरो। तो एक चीज हमेशा याद रखना, इन एन आइसोलेटेड कंडक्टर, अभी हम इसके बाद एक और केस पढ़ेंगे, कंडक्टर को वायर से कनेक्ट करवा देंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, ये ध्यान देना। अब आधों ने रट्टा मार लिया होगा कंडक्टर में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, नहीं, इन एन आइसोलेटेड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इज ऑलवेज जीरो। पर अगर हम कंडक्टर को वायर्स के थ्रू कनेक्ट करवा दे बैटरी से, तब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती। उसका क्या रीजन है वो नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए ध्यान से समझो, इफ there is an external field applied to an isolated conductor, net electric field is zero, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, अब क्या हुआ, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है,
तो अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, उनका मोशन कैसा होता है ये भी आप पढ़ चुके होंगे। ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे हैं या मूव कर रहे हैं? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रेस्ट पे हैं या मूव कर रहे हैं? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके रेस्ट पर नहीं हैं। कंडक्टर के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा आपके मूव करते रहते हैं। कैसे मूव करते हैं? ऐसा रैंडम डायरेक्शन में, ऐसा जिगजैग पाथ में, ठीक है। मूव किया, लैटिस से टकराया, ठीक है, जो कि आपका रेस्ट पे, फिक्स्ड आयन से टकराया, फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, एक रैंडम डायरेक्शन में मूव किया, फिर टकराया, फिर अपनी डायरेक्शन बदला, रैंडम डायरेक्शन में मूव किया, फिर टकराया, ऐसा लगातार चलता जाता है। तो बेसिकली द चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर दे मूव इन अ रैंडम मैनर, मतलब एक जिगजैग पाथ ये फॉलो करते हैं, रेस्ट पे नहीं रहते हैं, एक जिगजैग पाथ फॉलो करते हैं। और कैसा पाथ फॉलो करते हैं ध्यान से समझना। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का पाथ देखें तो वो कुछ ऐसा होगा। सपोज यहां से स्टार्ट किया, ये ऐसा 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 ऐसा, और फाइनली वो वापिस आ जाएगा यहां पे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नेट कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। तो नेट फोर्स नहीं लग रहा तो वो क्या करेगा, जहां से वो स्टार्ट हुआ था पूरा मोशन करने के बाद वो वापिस वहीं पे आ जाएगा। सो बेसिकली ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर आर फॉलोइंग अ रैंडम जिगजैग पाथ, ठीक है। और दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, कोलिजन दिख रहा है सबको, जहां से स्टार्ट हो उसके बाद कोलाइड किया, फिर भागा, फिर कोलाइड किया, फिर भागा, फिर कोलाइड किया, फिर भागा, फिर कोलाइड किया। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में ये क्या करता है, ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। और फिर जाके एक लैटिस से जाके टकराया, वहां पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे आया, फिर अपनी डायरेक्शन रैंडम किसी भी डायरेक्शन में जा सकता, हमको नहीं पता है किधर जाने वाला है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो फिर से गया, फिर एक लैटिस से टकराया, फिक्स्ड आयन से टकराया, फिर अपनी डायरेक्शन बदला, पर फाइनली अल्टीमेटली क्या होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन, ये तो एक की बात हो रही है, हर एक इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर रेस्ट पे नहीं है, ये लगातार इधर उधर इधर उधर पागलों की तरह मूव कर रहे हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू थर्मल एनर्जी। शायद ये भी आपको पता होगा कि ये जो कंडक्टर है ये कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा। सपोज ये रूम टेम्परेचर पे रखा है, तो ऐसा नहीं है कि रूम टेम्परेचर पे आपके ये इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे होंगे, नहीं। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल एनर्जी की वजह से दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ रैंडम जिगजैग पाथ एंड फाइनली दे कम टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। जहां से वो स्टार्ट हुए थे पूरा इधर उधर पागलों की तरह घूमने के बाद वो वापस वहीं पे आ जाते हैं। किस केस में? एक आइसोलेटेड कंडक्टर में। इसी में एक केस हम पढ़ेंगे जो हमारे काम का है, कि जब हम इसको कंडक्टिंग वायर्स से कनेक्ट करवा देंगे तब क्या होगा, तब थोड़ा सा अलग फंडा होगा। क्या होगा अभी देखेंगे, ड्रिफ्ट होने लगेंगे। मतलब जहां से स्टार्ट, बताता हूं मैं क्या होगा, कल पढ़ेंगे। वैसे अगर मैं इसको वायर से कनेक्ट करवा दूं, मतलब एक बैटरी से कनेक्ट करवा दूं थ्रू वायर्स, तब क्या होगा, तब ये जो इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ड्रिफ्ट होने लगेगा आपका। मतलब जहां से स्टार्ट हुआ रैंडम पाथ तो फॉलो करेगा ही करेगा जैसा अभी कर रहा है, पर साथ साथ ड्रिफ्ट होता भी चलेगा इधर 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 इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। क्यों? क्योंकि उस केस में अंदर कुछ ना कुछ फील्ड आएगी, अभी अंदर कोई फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सपीरियंसिंग जीरो फोर्स। तो जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह से जो जहां से स्टार्ट हुए घूम फिर के वापस वहीं आ जाएंगे, रेस्ट पे नहीं होंगे। क्यों? ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी की वजह से वो रैंडम जिगजैग पाथ फॉलो करते रहेंगे, नेबरिंग उनसे टकराएंगे और वापस वहीं पे आ जाएंगे, ठीक है। और वायर से जब कनेक्ट कराओगे तब अलग क्यों है वो कल समझे, कल मैं इसको वापस फिर से एक्सप्लेन भी करूंगा, समझ रहे हो। तो क्या है ये समझ में आ रहा है। तो बेसिकली इन एन आइसोलेटेड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। क्यों? क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस करती है एक्सटर्नल को। ये हम डिटेल में पढ़े थे पिछले चैप्टर में। तो बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री हैं क्या? नहीं, वो भी आपके मूव कर रहे हैं इन रैंडम जिगजैग मैनर, और घूम फिर के वापस वो वहीं पे आ जाएंगे, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंसिंग जीरो नेट फोर्स, कोई फोर्स उनके ऊपर नहीं है। समझ में आ गया। तो बिटवीन टू कोलिजन्स ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, और जैसे ही ये जाके टकराए लैटिस से तो वहां पे जाके वो मोमेंटरली रेस्ट पे आएंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर अपनी डायरेक्शन को रैंडम डायरेक्शन में भागेंगे और फिर से कहीं टकराएंगे, और फिर से आपका क्या होगा, वो एक और रैंडम डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे यहाँ पे कोई आयन था, फिक्स्ड आयन, तो उससे वो टकराया, यहाँ पे टकराया, यहाँ पे टकराया, यहाँ पे टकराया,
यहाँ पे, ऐसा लगातार टकराते जाते हैं और अपनी डायरेक्शन बदलते जाते हैं और फाइनली जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये फंडा होता है आपका किसका, किसमें, आइसोलेटेड कंडक्टर में। ठीक है, तो बाकी इसके बाद कल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद आगे देखेंगे ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर पूरा चैप्टर लगभग उसी पे बेस्ड है, तो वो हम देखेंगे कैसे आता है। आपको तो सिर्फ पता होगा V = IR, पर कैसे आता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो है उसको अच्छे से पढ़ो, करंट डेंसिटी क्या होती है वो देखो। ठीक है, तो बाकी कल करेंगे इसके बाद। चल।